तो 11 फिजिक्स है और चैप्टर 1 आज स्टार्ट करते हैं। इसके पहले बेसिक गणित के 6 टॉपिक हम पढ़ चुके हैं जो इसमें लगेंगे, परीक्षा में आएंगे नहीं, लेकिन ये परीक्षा में आएगा। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है मात्रक एंड और मापन, यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, यदि आप एनसीईआरटी बुक देखेंगे तो जो उसका 1.1 का टॉपिक है वो है भौतिक राशियों का मापन और मात्रक, और उसी को हम क्या बोलते हैं, भूमिका। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो हम समझते हैं कि भौतिक राशि या फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है। तो जिन राशियों को हम माप सकते हैं, जिन राशियों को मापा जा सकता है, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, भौतिक राशि। जैसे ये स्क्रीन है, टीवी ही है। अब यदि हम यहाँ से यहाँ तक नापे, बोले कि ये 200 मीटर है, तो जो 200 मीटर है उसकी माप कहला गई, तो इसको नाप सकते हैं। तो हमने इसका क्या नापा, लंबाई। क्या नापा, लंबाई। ठीक है, तो लंबाई एक क्या कहला गई, भौतिक राशि, क्योंकि इसको हम नाप सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई एक ही चीज़ मानी जाती है, नज़रिया अलग अलग होता है। जैसे ये पेन है, यदि मैं इसको सीधा सीधा देखूं ऐसे, तो बोला अरे ये पेन लंबी है। अब मैं इसको ऐसे रख देता हूँ, बेढ़ा ऐसे खड़ा खड़ा, अब ये क्या हो गई, चौड़ी। इसको क्या बोलेंगे, चौड़ी। आँख के ऊपर जाने दो, बोले ये पेन इतनी ऊंची है। नीचे जाने दो, ये पेन इतनी गहरी है। क्या इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई कुछ बदली? पेन तो उतनी ही है ना। तो ये जितनी है ये क्या कहला गई, भौतिक राशि ही कहला गई। तो नॉर्मली इसको क्या कह देते हैं, लंबाई। इसको क्या कह देते हैं, लंबाई। ठीक है, अभी लग रहा है यार गर्मी गर्मी है, कितना गर्मी है। आप मोबाइल खोलोगे, उसमें टेम्परेचर बता देता है, माने इस ताप को भी हम नाप सकते हैं। तो तापमान क्या कहला गया, भौतिक राशि। आप रोज़मर्रा के जीवन में कुछ ना कुछ खरीदने जाते हैं तो वो वजन करता है ना, माने द्रव्यमान निकालता है। जैसे मैं पूछूं कि आपका द्रव्यमान कितना है, जिसको आप वजन बोल देते हो, द्रव्यमान कितना है ना, बोले सर मैं तो 45 किलोग्राम का हूँ, माने आपके द्रव्यमान को भी नापा जा सकता है। तो द्रव्यमान क्या कहला गया, भौतिक राशि कहला गई। ठीक है, यहाँ बोले सर लाइट थोड़ा कम कम है, लाइट के प्रकाश की मात्रा को भी नाप सकते हैं कि कम है कि ज़्यादा है। तो जो प्रकाश की मात्रा है, जिसको प्रकाश की तीव्रता या ज्योति तीव्रता कहते हैं, वो भी क्या कहलाया, एक भौतिक राशि कहला गई। आप समय देखते हो, हम तो 5 बजे आए थे, अब 6:30 बजने लगे हैं, तो इसको भी, समय को भी आप क्या कर रहे हो, नाप रहे हो, माप रहे हो, इसलिए भी क्या है, भौतिक राशि है। तो सिंपल सा है, जिन राशियों को हम क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं, माप सकते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, भौतिक राशि या फिजिकल क्वांटिटीज। समझ में आ गया। तो पहला यही है, वह राशि जिसका मापन किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं। क्लियर हो गया। इनमें से कुछ राशियां क्या होती हैं, मूलभूत भौतिक राशियां होती हैं, फंडामेंटल भौतिक राशियां होती हैं, जो किसी अन्य पर निर्भर नहीं होती। उसको हम क्या बोलते हैं, मूलभूत भौतिक राशि, है ना। जैसे मान लो मैं थोड़ा खाने पीने की चीज़ों में चला जाता हूँ, गेहूँ है, तो गेहूँ क्या है, सीधे उससे पैदा हुआ, लेकिन हम उससे आटा बना रहे हैं, पूड़ी बना रहे हैं, तेल बना रहे हैं, दलिया बना रहे हैं, वो उसका क्या कहलाया, व्युत्पन्न, है ना। गेहूँ बनाने पर वो निर्भर नहीं है, लेकिन दलिया किस पर निर्भर है, गेहूँ पर निर्भर है, तो गेहूँ क्या कहलाया, उसका मूलभूत कहला गया। यदि मैं दूध की बात करूं तो इससे बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, पनीर हो गया, दही हो गया, छाछ हो गया, घी हो गया, मठा हो गया, खोवा हो गया, बहुत सारी चीज़ बन रही है, रबड़ी बन रही है। ठीक है, लेकिन ज़रूरत क्या है, दूध, और दूध तो गाय से ही निकलता है। ठीक है, वो किसी पर निर्भर नहीं है, तो वो क्या कहला गया, मूलभूत भौतिक, मूलभूत चीज़ कहला गई। अभी भौतिक राशि की बात नहीं करें, किसकी चीज़ कर रहे हैं, मूलभूत चीज़ कहला गई, जो दूसरे पर निर्भर नहीं है। अब जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, ये खुद में परफेक्ट है,
इनको किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि मुझे 10 लिखना हो तो मैं 1 उठाऊंगा, शून्य उठाऊंगा, माने 10 जो है इन संख्याओं पर क्या है, निर्भर है, शून्य पर है, 1 पर निर्भर है। 50 लिखना हो तो 5 और शून्य चाहिए, 55 लिखना हो तो 5 5 चाहिए, है ना, 112 लिखना हो तो 1 1 2 चाहिए। ठीक, लेकिन 1 2 3 4 लिखना हो तो ये किसी पर निर्भर है क्या? एक को कुछ चाहिए, वो तो खुदा ही है। तो ऐसे क्या कहला गया, ये मूलभूत कहला गया। तो वे भौतिक राशियां जो किसी पर निर्भर नहीं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मूलभूत भौतिक राशियां, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज बोल देते हैं, या उसी को बोल देते हैं बेसिक क्वांटिटीज। तो देखिए क्या परिभाषा बनेगी, वे भौतिक राशियां जो अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं उन्हें क्या कहते हैं, मूलभूत भौतिक राशियां कहते हैं। अब यहाँ पर अगला आ गया व्युत्पन्न भौतिक राशियां या डिराइव्ड यूनिट्स। तो उसी का उल्टा है, माने वे भौतिक राशियां जो अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर करती हैं उसे हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न। जैसे मैं बोलूं कि यार चाल बराबर क्या होता है, सामान्य सा सूत्र है, तो बोलते हो दूरी बटे समय। माने जब आपको दूरी पता होगी, समय पता होगा, तब ना चाल निकालोगे। तो चाल क्या कहला गई, एक तरह की व्युत्पन्न राशि कहला गई, है ना। तो जो राशियां अन्य राशियों पर क्या करें, निर्भर रहें, उसको हम क्या बोलेंगे, व्युत्पन्न भौतिक राशियां। तो भौतिक राशियां कितने प्रकार की हो गई, 2, एक हो गई मूलभूत और दूसरी क्या हो गई, व्युत्पन्न भौतिक राशियां। ठीक है, तो ये डिराइव्ड यूनिट्स कहला गया। अब हम इसका मापन कैसे करते हैं, ठीक है। तो मापन क्या कहलाता है, अभी तो हम भौतिक राशियां पढ़े, अब हम पढ़ें क्या कर मापन। जैसे हम बोले कि ये लंबा है, इतने से काम थोड़ी ना चलेगा, कितना लंबा है ना, उसको हमको क्या करना पड़ेगा, नापना पड़ेगा। यार ये टी शर्ट बनाया, इसका नंबर दिया है ना, बिना नापे ऐसे झोला जैसे पहना देता तो कैसे पता चलता कि छोटे लड़के का कितना लगना है, बड़े लड़के का कितना लगना है। मापन तो जरूरी है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, पुराने जमाने में जब स्केल नहीं चलता, कुछ भी नहीं चलता, तो हम ऐसे नाप लेते थे, ये यहाँ से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है सर ये, है ना। अब कोई बड़ा आदमी आया, वो अपने बीते से नापने लगा, बोले झूठ बोल रहे हैं आप, मैं दिखाता हूँ, उसके में 8 बीता निकला। अब हम दोनों में लड़ाई, नहीं 9 बीता है, वो बोलेगा नहीं 8 बीता है। ठीक है, तब हम क्या करें, सब लोग मान लें एक निश्चित कि भैया इतनी लंबाई को हम क्या बोल देंगे, इससे नाप के दिखाते हैं, ना ये छोटा होगा और ना क्या होगा, बड़ा होगा। माने मेरे पास एक ज्ञात भौतिक राशि हो गई, ये क्या कहला गई, ज्ञात भौतिक राशि, और ये क्या कहला गई, अज्ञात भौतिक राशि। जिसको नापना है वो क्या कहलाया, अज्ञात, और एक साइड हम क्या लिखते हैं, ज्ञात। तो ज्ञात भौतिक राशि की, भौतिक राशि से अज्ञात भौतिक राशि की हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, मापन। जैसे आप बाजार चले जाओ, आप बोलोगे 2 किलो टमाटर दे दो, तो उसके पास भैया 2 किलोग्राम होना ना चाहिए। एक क्या हो गया, ज्ञात, और टमाटर का वजन क्या है, अज्ञात, है ना। तो ज्ञात वाले से हम अज्ञात वाले की क्या करते हैं, तुलना कर देते कि भैया ये टमाटर है, ये इससे देख लो ये 2 किलो है, तो हम उसके क्या बोल दिए, ये क्या हो गया, मापन। तो ज्ञात भौतिक राशि की तुलना से हम किसकी तुलना कर देते हैं, अज्ञात भौतिक राशि को, तो उसको हम क्या कहते हैं, मापन। ठीक है, यदि आप अपना वजन कराने जाते हो तो आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक कांटा हो गया, माने इलेक्ट्रॉनिक कांटा में ज्ञात मान है और आपका वजन नहीं पता है, इसलिए तो तौलने जा रहे हो, आप क्या हो, अज्ञात हो, तो आप पता लगा लोगे, तो ज्ञात से ना पता लगाओगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि मापन क्या कहला गया। तो मापन क्या कहलाया, क्या है, किसी ज्ञात भौतिक राशि से अज्ञात भौतिक राशि की हम क्या कहते हैं, तुलना करते हैं। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। समझ में आ गया, किसकी किसकी तुलना करना है, हाँ, ज्ञात राशि से किसकी तुलना करना है, अज्ञात राशि से, तो उसे हम क्या कहेंगे, मापन कहें। ठीक है भाई, किसी चीज को नापने के लिए इसलिए बोला कि कितना सेंटीमीटर है, तो पहले आप सेंटीमीटर का स्केल ना लाओगे, एक ठो ज्ञात लाओगे, तब ना इसको नापोगे। मैं बोला कमरा कितना मीटर है, तो पहले मीटर होना चाहिए, तब ना बताओगे।
ठीक, तो एक आपके पास ज्ञात हो तब अज्ञात की क्या कर सकते हो, तुलना कर सकते हो। पर मापने की जरूरत क्या है यार, मापन की आवश्यकता क्यों होती है? ये दैनिक जीवन को क्या बनाता है, सरल बनाता है। ठीक है, मैं ये शर्ट पैंट पहना हूं, भला टेलर के पास चले जाओ सिलाने, बिना नापे बना देगा। और उसको क्या पता कितना मोटा बनाना, कितना पतला बनाना, कितना छोटा बनाना है, एक बाँह ही बड़े कर दे, एक छोटा कर दे, तब तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो दैनिक जीवन को सरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मापन की आवश्यकता होती है हमको। अब ये पेन दिया है, इतना बड़ा बना देता पेन, अब मैं लिखने लगता दोनों हाथ से पकड़ के बिना नापे। तो उसको पता है ना कि कितना ज़रूरत है। ये दैनिक जीवन को सरल बनाता है कि हाँ इस तरह की बनाएंगे, ऐसा टिप बनाएंगे, ऐसा साइज बनाएंगे जिसको पकड़ना आसान होगा, इतना बड़ा नाप का होना चाहिए पेन। आपकी कापी है बढ़िया, इतना बड़ा बड़ा रख देते, सिर में लाद के चले जाते कि हाँ पढ़ने जा रहे हैं, बोर्ड उसी में ना समाता। तो उसको आइडिया ना कितना बड़ा आदमी की कितने बड़े की चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, साइकिल में चढ़ते हो, कितनी छोटी करना है, कितनी बड़ी करना है, बच्चा है तो इतना छोटा कर दिए, जानते हैं कि उसको इतनी ज़रूरत पड़ेगी। तो दैनिक जीवन को क्या बनाते हैं, ये सरल बनाते हैं। ये घर बना है, ठीक है, तो उस घर में आइडिया लगाते हैं कि भैया यदि इसमें बिस्तर रखना है तो कितना बड़ा होना चाहिए, सोफा भी रखना है तो कितना बड़ा होना चाहिए, इसमें कितने लड़के बैठेंगे, तो उसके हिसाब से हम साइज का निर्धारित करते हैं। भला नापते ना, मापन ना होता तो कैसे पता चलता। एक चेयर भी बनाते हो तो चेयर ऐसे बना देते, कैसे भी बना दो, वो जानता है कि आदमी कितना चौड़ा होता है, उसके हिसाब से कितनी हाइट में रहता है। कितना टेबल बनाएगा तो टेबल की भी हाइट एडजस्ट करना पड़ता है ना भाई, ऐसा टेबल बना दे, ऐसा बैठ जाए तो सिरे भर आ जाए, तो नापने से ही ना बनेगा, है ना। इसलिए मापन की आवश्यकता होती। ठीक है, तो आप इसको पॉइंट वाइज भी ले सकते हो। दैनिक जीवन को सरल बनाने में जो इंजीनियरिंग होती है, अभी की यांत्रिकी होती है, जैसे सिविल इंजीनियर है तो घर बना रहा है ना, मैकेनिकल वाला है तो मशीन बना रहा है, इलेक्ट्रिकल वाला है तो इलेक्ट्रिकल का सामान बना रहा है, तो उसका साइज, उसका मापन भी कौन वो करता होगा ना। तो अभियांत्रिकी में भी इसका उपयोग करते हैं, वैज्ञानिक में भी उपयोग करते हैं। जैसे हमारी ये है कि अब डॉक्टर सोचा कि चलो यार यहाँ पर मुझे ऑपरेशन करना है, तो हिसाब लगाएगा ना कि कितना काटना है ना। तो वो भी क्या करेगा, नापेगा पहले, हाँ इतना इतना काटना है, यहाँ पर होगा, इतनी बड़ी चाकू है तो इसके हिसाब से जाएगा, मापन करेगा, है ना। आपके इंजेक्शन लगाता है, बिना नापे होता तो बिल्कुल ऐसे मोटा करके छेद देता, खून खून निकल आता। पर मापन से उसको पता चला कि इतनी पतली साइज करेंगे, कैपिलरी ट्यूब बनाएंगे कि जाएगा, दवाई छोड़ेगा, पर निकलेगा तो खून नहीं निकालेगा। क्या निकलता है खून, इंजेक्शन नहीं निकलता। ये किससे पता चल हो गया, वैज्ञानिक बताए ना। इसलिए मापन की आवश्यकता होती है। तो चाहे आपका दैनिक जीवन की क्रियाकलाप हो, चाहे वैज्ञानिक खोज हो, चाहे अभियांत्रिकी हो, इन सभी में मापन की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है, इससे हमको परिमाणात्मक ज्ञान होता है। ये लंबा है तो कितना लंबा है, ये छोटा है तो कितना छोटा है। आजकल तो बिल्कुल पतली से पतली चीज़ को नाप के बता सकते हैं कि कितना है। ठीक है, आपके परफेक्शन के साथ घड़ी टाइम बिल्कुल फिक्स, ये घड़ी बिगड़ सकती है, आपके मोबाइल में चलने वाली घड़ी का टाइम नहीं होगा, एक जैसे होगा। ठीक है, दुनिया में सब में से आप 10 मोबाइल रख लो, एक टाइम बताएगा, इंटरनेट से चलने वाली घड़ियाँ हैं। ठीक है, इतना एक्यूरेसी होता है। ठीक है, एक बिल्कुल बता देता है कि कब जो है चंद्र ग्रहण होने वाला है, कब जो है सूर्य ग्रहण होने वाला है, आज का दिन कितना लंबा होना है, दिन डूबेगा कितना और उगेगा कितने टाइम, सारा डिटेल। ऐसे हवा में भला आप बता लो, ना नापना पड़ेगा ना यार, मापन करना पड़ेगा कोई ना कोई तरीके से। ठीक है, तो यही है कि भौतिक राशियों के परिमाणात्मक ज्ञान के लिए, भौतिक समीकरणों के गणितीय सत्यापन के लिए, दैनिक जीवन को सरल बनाने के लिए, वैज्ञानिक खोज के लिए, अभियांत्रिकी के लिए, जितना सारा आपसे पता चल जाए सब लिख देना। वो किसकी जरूरत होती है, मापन की आवश्यकता होती है ना। इसलिए तो मापन पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन मापन करने के लिए एक चीज चाहिए, है ना। उसका क्या होता है, मात्रक। उसको क्या बोलते हैं, मात्रक। मैं बोल दिया 4, अब 4 क्या है सर, 4 पंखे बोल रहे हैं, कि 4 किलोग्राम बोल रहे हैं, कि 4 लीटर बोल रहे हैं, कि 4 मीटर बोल रहे हैं, है ना। ऐसे थोड़ी ना पता चल जाएगा। ठीक है, लंबाई की बात करूंगा, 4 मीटर, तो संख्या के बाद एक शब्द और बोलते हैं, वो उसका क्या कहलाता है, मात्रक। यदि मैं इसको नापा था कि ये था 9 बीता,
तो 9 संख्या हो गई, अब बीता उसका क्या हो गया, मात्रक कहला गया। लेकिन इसमें राजी नहीं हो, इसलिए मैंने मात्रक बदल दिया, एक ऐसा मात्रक बनाए जो सब कोई माने यार, है ना। नहीं पता चला कि मैं इतना बड़ा मीटर मान लिया, बोले मेरे पहनने के लिए तो 5 मीटर कपड़ा लगता है, ठीक है। अब मैं यहाँ से जो है किसी दूसरे व्यक्ति को फ़ोन कर दिया कि भैया 5 मीटर कपड़ा दे देना, अब उसका मीटर इतना बड़ा है, 4 जन का कपड़ा दे दिया, तो सबका आन मतान हो जाएगा ना यार, गड़बड़ ना हो जाएगा, ठीक है। तो सबको बराबर मानना पड़ेगा कि भैया यहाँ रहोगे तो इतना बड़ा मीटर रहेगा, और दुनिया में कहीं भी चले जाओगे तो एक जैसे रहेगा। उसको हम बोलते हैं संदर्भ मानक। जो हम सभी लोग मान लिए हैं वो क्या कहलाता है, संदर्भ मानक कहलाता है। तो हम संदर्भ मानक से किसी भौतिक राशि की क्या कर देते हैं, तुलना, तो उसे हम क्या कहते हैं, मात्रक। तो देखो, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक निश्चित, आधारभूत और मान्यता प्राप्त संदर्भ मानक का उपयोग किया जाता है, जिसे मात्रक कहते हैं। अब निश्चित का मतलब ये है कि जो जगह जगह पर ना बदले, एक जैसे हो, ठीक है। यदि आप यहाँ 10 रुपया लेके जाते हो तो उसकी वैल्यू बंबई, दिल्ली, कलकत्ता किसी कोने में जाओ तो 10 रुपया हो जाए, दूसरे देश मत चले जाना, अमेरिका में 0 1 पैसा न बचे, है ना। ठीक है, अपने देश की बात करते हैं, ठीक है। आधारभूत हो, आधारभूत मतलब उसी के आधार पर सब कुछ क्या हो, चले, ठीक है। और मान्यता प्राप्त हो, ऐसा नहीं कि मेरी मर्जी है, मैं कगदे को 10 रुपया मानूंगा, तुम अपना धरे रहो, बाजार में चला लेना, तुम्हारा चल जाए तो, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। मान्यता प्राप्त का मतलब पूरी जगह पर वो मान्य हो। तो इस संदर्भ मानक का उपयोग किया जाता है मापने के लिए, तो इसी को हम क्या कहते हैं, मात्रक। तो मात्रक की परिभाषा क्या हो जाए, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक निश्चित, आधारभूत, है ना, मान्यता प्राप्त संदर्भ मानक का उपयोग किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मात्रक, है ना। हम जनरली यहाँ पर द्रव्यमान के लिए किलोग्राम यूज कर रहे हैं, तो हमारे देश के हर कोने में, दुनिया के कोने में आपको किससे नापा जाएगा, वजन किससे नापा जाएगा, किलोग्राम से। दूरी को, लंबाई को हम मीटर से नाप रहे हैं तो दुनिया क्या जो है वो मीटर ही कहलाएगा। निश्चित हो गया, आधारभूत हो गया, मान्यता प्राप्त हो गया, इसलिए वो क्या कहलाया, मात्रक कहलाया, ठीक है। जो हम जुगाड़ बना लेते हैं, अरे यार यहाँ पर मीटर उटर नहीं मिल रहा है, बाबा बुढ़ा गया है, बाबा का हाथ लंबा है, नब्बा दो, 8 हाथ का घर बनवा दो, अब उसके हाथ में नापे 8 हाथ का घर बनवा दिए, ठीक। अब हम सबको चिल्ला चिल्ला के बना रहे हैं कि 8 हाथ का घर बन रहा है। अब कोई लड़का आया, उसका हाथ छोटा है तो 9-10 हाथ निकल सकता है, काहे झूठ बोल रहे हो, उसमें लड़ाई झगड़ा होगा, लेकिन इसमें लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, एक जैसे रहेगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं, कैसा है ये, मान्यता प्राप्त है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर मात्रक क्या होता है, एक भौतिक राशि के मापने का संदर्भ मानक होता है। अपनी भाषा में लिखो, ये क्या है, एक भौतिक राशि के मापने का संदर्भ मानक, जो निश्चित होता है, आधारभूत होता है, मान्यता प्राप्त होता है, उसे ही क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं, ठीक है। लेकिन इस मात्रक में होता क्या है, किसी भौतिक राशि के मापन में 2 चीजें होती है ना, संख्या और मात्रक। अभी मैं बोला ये कितना था, 9 बीता, तो 9 जो है संख्या हुई, बीता उसका मात्रक हुआ। यदि आपका वजन 45 किलोग्राम है तो 45 संख्या हो गई, परिमाण हो गया, और वो क्या हो गया, मात्रक हो गया। तो भौतिक राशि में 2 चीजें होती हैं, ये क्यू का मतलब भौतिक राशि, क्वांटिटी, भौतिक राशि, ठीक है। इसमें हो गया संख्या, संख्या को क्या बोलते हैं यहाँ फिजिक्स में, परिमाण, और यहाँ पर गुणे में क्या होता है, मात्रक। तो भौतिक राशि का मापन परिमाण और मात्रक के गुणनफल के बराबर होता है। क्या, भौतिक राशि का मापन, है ना, परिमाण और मात्रक के गुणनफल के बराबर होता है। मान लो एक कमरे की बात करता हूँ, ये कमरा मान लो ऐसा लंबा लंबा 5 मीटर है, तो 5 इसका क्या कहलाया, परिमाण। परिणाम अलग चीज़ है, परिमाण अलग चीज़ है ना। हाँ, परिणाम है रिजल्ट और परिमाण है उसकी संख्या, ठीक है। ऐसा जैसे आप गए अपनी मार्कशीट 10वीं की लेने,
तो आपने 500 में 400 नंबर पाया तो 400 परिमाण कहलाया। अब उसमें आप फेल हो कि पास हो, वो आपका क्या कहलाया? रिजल्ट कहलाया, परिणाम कहला गया। ठीक है, ऐसा। तो ये 5 मीटर हो गया। इस मीटर को मैं सेंटीमीटर में बदलूं यार, 5 मीटर को सेंटीमीटर में बदलो तो 1 मीटर में कितना होता है? 100। तो कितना हो जाएगा? 500 सेंटीमीटर। मुझे बताओ ये बड़ा है कि ये बड़ा है? दोनों बराबर है। तो फर्क क्या है यार? एक में तो बड़ा बड़ा दिख रहा है, एक में छोटा छोटा दिख। हाँ, जब मात्रक बड़ा होता है तो मान कैसा होता है? छोटा। और जब मात्रक छोटा हो जाता है तो मान क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं। तो देखिए, बड़े मात्रक के लिए आंकिक मान कैसा होता है? छोटा। मात्रक बढ़ा दोगे तो उसका आंकिक मान, परिमाण का मान कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको समझना है। अब जैसे दो तरह की भौतिक राशियां होती हैं वैसे दो तरह के मात्रक भी होते हैं। अब यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है। परीक्षा में आता है कि मूल भौतिक राशि और व्युत्पन्न भौतिक राशि में अंतर लिखो। तो आप लिख दोगे जो भौतिक राशियाँ दूसरे पर निर्भर नहीं होती हैं उसे मूलभूत भौतिक राशि कहते हैं, और जो दूसरे पर निर्भर होती हैं उसे व्युत्पन्न भौतिक राशि कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ लड़का जल्दी जल्दी में गलती क्या करता है? आ गया कि मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में अंतर लिखिए। तब वो भौतिक राशि वाला भी, क्योंकि शुरू में पढ़ा, उसको याद आ जाता है, जल्दी जल्दी में हड़बड़ाहट में गलती कर देता है। तो यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि जो मूल भौतिक राशियों के मात्रक होते हैं उनको मूल मात्रक कहते हैं, और जो व्युत्पन्न भौतिक राशियों के मात्रक होते हैं वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। मूल मात्रकों की संख्या निश्चित है, वो कितने होते हैं? 7, और 2 होते हैं पूरक। और जो व्युत्पन्न मात्रक हैं इनकी संख्या निश्चित नहीं होती। ठीक है, और दूसरा तीसरा अंतर ले सकते हो कि जो मूल मात्रक होते हैं वो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करते हैं, और जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं वो दूसरे मात्रकों पर निर्भर करते हैं। इस तरह से 3 अंतर लिख सकते हो, है ना। हालांकि अंतर आता नहीं है, पर आ ही जाए कि 3 नंबर में मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में अंतर लिख दो, तो लिखोगे कि ये मूलभूत राशियों के मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं, व्युत्पन्न राशियों के मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। इनकी संख्या 7 होती है, इनकी संख्या ज़्यादा होती है, ये किसी पर निर्भर नहीं करते हैं मूल मात्रक, ये अन्य राशियों पर निर्भर करते, अन्य मात्रकों पर निर्भर करते हैं। ठीक है, इस तरह से बता सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आपको ध्यान देना है कि मात्रक पूछता है कि भौतिक राशि पूछता है। ठीक, अब यहां पर देख लीजिए, मूल मात्रक को यहां से पढ़ भी देता हूं मैं। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं? जो मात्रक मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए उपयोग किए जाते हैं वो मूल मात्रक कहते हैं। आपको इसकी लाइन याद नहीं करना है, इसको समझना है। अपने शब्दों में लिख सकते हो कि मूलभूत भौतिक राशियों के उपयोग में आने वाले मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। कैसा भी लिख दो, आपको ये समझना है कि ये मूलभूत भौतिक राशियों के मात्रक। ठीक है, इसमें याद नहीं करा जाता है, समझा जाता है, अपनी भाषा में लिखना है। ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक डिराइव यूनिट्स, वे मात्रक जिन्हें मूल मात्राओं के संयोजन से प्राप्त किया जाता है वो क्या कहलाते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। या इनसे प्राप्त किया जाता है, इन पर निर्भर करता है, कैसा भी लिख दो। ठीक है, अब मात्रक के भी कई प्रणाली बन गई यार। मेरे देश में है तो अलग, दूसरे देश में गया तो अलग, तीसरे देश में गया तो अलग। अभी जैसा रुपया का सिस्टम चलता है, मेरे यहाँ रुपया चलता है, अमेरिका चले जाओ तो डॉलर चलता है, जापान चले जाओ तो यान चलता है ना, उसकी करेंसी है, रूस चले जाओ तो रूबल चलता है। ठीक है, इस तरह से, और चीन चले जाओ तो युआन चलता है। हर जगह का अलग अलग है। अब मैं यहाँ से पैसा लेके जाऊं कि लो भाई 100 रुपया ले लो, वो समझेगा ये रुपया कहाँ लाए हो, मेरे यहाँ तो रूबल चलता है, रूस वाला बोले। अब रूस वाला हमको देने लगे, मैं क्या करूंगा? फेंक दूंगा, पर तुम्हारा रुपया यहाँ तो चलबे न करेगा। हाँ, फिर वो एक्सचेंज वाले बैंक होते हैं तो आजकल एक्सचेंज हो जाता है, पर इसमें समानता नहीं है। मात्रकों में तो समानता हो गई कि यहाँ मीटर मानोगे, दुनिया में भी मीटर है, यहाँ किलोग्राम ले रहे हो, दुनिया में भी किलोग्राम है। लेकिन शुरू शुरू में मात्रक भी अलग अलग थे, अलग अलग देशों में अलग अलग मात्रक होते थे, उसकी पद्धतियाँ अलग अलग होती थी।
ठीक है, तो देखो इसमें समझते हैं मात्रकों की जो प्रणाली होती है, तो मूल मात्रकों और व्युत्पन्न मात्रकों के समूह को क्या कहा जाता है, मात्रक पद्धति। कि हम मूल मात्रक को कैसे लिखेंगे, व्युत्पन्न मात्रक को कैसे लिखेंगे, जिस नियम से लिखेंगे उसे हम कहेंगे मात्रक की पद्धति। तो यहाँ पर जो है ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है। अगले टॉपिक में फिर हम अगला वीडियो देखते हैं।